हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आज हम क्रिया चैप्टर को समझेंगे। जिस पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस पद से, सबसे पहले देखिए, पद का मतलब होता है वाक्य में प्रयुक्त हर शब्द को पद कहा जाता है। मतलब एक वाक्य में जो शब्द का प्रयोग हुआ है उन्हीं में से एक शब्द जिससे कार्य करने का या होने का बोध हो वो आपका क्रिया शब्द है। उदाहरण के रूप में पढ़ना, जाना, लिखना, दौड़ना, ये एक एक क्रिया शब्द है। काम करने का बोध इसमें हो रहा है, इसलिए ये क्रिया शब्द है। सीधा सीधा अगर आप देखिएगा क्रिया का मतलब क्या है, वाक्य में जिस शब्द से हमें ये पता चले कि वहां पर कोई कार्य हुआ है, किसी भी काम करने के बारे में पता चलता है अगर कोई भी शब्द से, तो वो क्रिया शब्द होता है। और यहाँ पर उदाहरण दिया गया है जैसे कि पढ़ना, जाना, लिखना, दौड़ना, ये सब क्रिया शब्द है। तो यहाँ तक था कि क्रिया किसे कहते हैं। आगे देखिए क्रिया के भेद। क्रिया के भेदों में से कुछ प्रमुख भेदों पर यहाँ हम चर्चा करेंगे। देखिए हम उतना ही भेद को पढ़ेंगे जितना आपका सिलेबस में दिया गया है। तो सबसे पहले है रचना के आधार पर क्रिया भेद। रचना के आधार पर क्रिया दो प्रकार की है। ठीक है, रचना के आधार पर क्रिया दो प्रकार की है। दो प्रकार याद रखिएगा, रचना के आधार पर बोला गया क्रिया भेद जो है दो प्रकार है। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए भेद पर से पूछा जाए तो वहां पर ध्यान रखिएगा किसके आधार पर पूछा गया है। यहाँ पर बताया गया कि रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर क्रिया का दो भेद है। मूल क्रिया, यौगिक क्रिया। ठीक है, एक है मूल क्रिया, दूसरा है यौगिक क्रिया। रचना या बनावट के आधार पर क्रिया का दो भेद है, एक है मूल क्रिया, दूसरा है यौगिक क्रिया। अब मूल क्रिया क्या है? मूल रूप से जो क्रिया शब्द है जैसे कि पढ़ना, देखना, दौड़ना, ये सब क्या है? मूल क्रिया है। ठीक है, मूल यहाँ पर और एक चीज छूट गया है, इसको पहले आप लोग समझ लीजिए। देखिए क्रिया शब्द तो हमें समझ में आया कि जिससे कोई कार्य करने का बोध हो, जिन शब्दों से किसी कार्य का बोध हो उन शब्दों को हम क्रिया शब्द के अंतर्गत रखेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर क्या बोला गया कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे कि पढ़, जा, लिख, दौड़, ये जो है ये धातु है। पढ़ना आपका क्रिया शब्द है, उसका मूल रूप हो गया पढ़, ये पढ़ जो है धातु है। जाना क्रिया शब्द है, उसका मूल रूप हो गया जा, इसको हम क्रिया का मूल रूप या धातु रूप बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह से लिखना एक क्रिया शब्द है, लेकिन वो बना किससे है? लिख से बना है। तो लिख जो है ये आपका मूल रूप होगा या धातु रूप होगा। दौड़ना क्रिया शब्द है, ये बना है दौड़ से, और ये दौड़ जो है क्रिया का मूल रूप है या फिर हम धातु रूप इसको कह सकते हैं। ठीक है, जिससे वो बना है। पढ़ना शब्द एक क्रिया शब्द है। ठीक है, मूल क्रिया है पढ़ना, लेकिन वो पढ़ना शब्द किससे बना है? पढ़ धातु से बना है। ठीक है, क्रिया किसे कहते हैं? धातु या मूल रूप क्या है, आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं पर कोई भी डाउट है पूछे जरूर। आगे हम पढ़ेंगे क्या? रचना के आधार पर क्रियाभेद। रचना के आधार पर आप लोगों को पता है क्रियाभेद जो है दो प्रकार है। रचना के आधार पर क्रिया दो प्रकार का है, मूल क्रिया और यौगिक क्रिया। मूल क्रिया क्या होता है? मूल रूप से जो क्रिया शब्द होता है जैसे कि दौड़ना, देखना, पढ़ना, ये एक ही शब्द से क्रिया का बोध हुआ और ये मूल रूप है क्रिया का। समझ में आया? यहाँ पर पढ़ना शब्द से आपको काम के बारे में पता चला, और पढ़ना जो है क्रिया का मूल रूप है, मूल क्रिया है ये। उसके बाद आगे क्या है? यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया क्या है? जैसे कि पढ़ सकना, देख लेना, दौड़ सकना, यहाँ पर योग हुआ है। पढ़ के साथ सकना लगकर बना पढ़ सकना, तो दो शब्द मिलकर एक क्रिया शब्द बना। देख लेना, यहाँ पर भी दो शब्द मिलकर एक क्रिया शब्द बना। दौड़ सकना, ये भी दो शब्द मिलकर एक क्रिया शब्द बना है। मतलब क्या है? एक ही काम का बोध हो रहा है लेकिन शब्द यहाँ पर दो है, तो यहाँ पर योग हुआ है इसलिए इसको यौगिक के अंतर्गत हम रखेंगे। ठीक है, मूल क्रिया और यौगिक क्रिया समझ में आया।
धातु रूप मूल रूप क्या है? जैसे पढ़ना शब्द है, उसका जो वो जिस शब्द से बना है, पढ़ शब्द से बना पढ़ना, तो पढ़ हो गया मूल रूप। और आपका क्रिया शब्द बना पढ़ना। अब यहाँ पर बोला गया मूल क्रिया। मूल क्रिया क्या है? उदाहरण में लिया गया है पढ़ना को मूल क्रिया। मूल क्रिया क्यों? क्योंकि ये एक ही शब्द से क्रिया का होने का बोध हो रहा, ठीक है। और ये क्रिया का अगर आप देखिएगा, मूल रूप में इसको हम मानेंगे, क्योंकि ये क्रिया का मूल रूप है। पढ़ना, लिखना, दौड़ना, ये सब मूल रूप है क्रिया का। यौगिक में क्या हो गया? एक से अधिक शब्द मिलकर एक क्रिया का बोध करा रहे हैं। पढ़ सकना, देख लेना, दौड़ सकना, ठीक है। संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया इसके प्रमुख भेद हैं। इसको भी ध्यान में रखिए कि संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया जो है इसके दो भेद हैं। तो ये तो गया आपका रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद। सिलेबस में दिया है आपका मूल क्रिया और यौगिक क्रिया, ये समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया भेद। कर्म के आधार पर क्रिया भेद अगर देखिएगा तो ये कुछ इस तरह से है कि तीन प्रकार है। कर्म के आधार पर क्रिया के तीन भेद होते हैं: सकर्मक, द्विकर्मक, अकर्मक। सकर्मक क्रिया क्या है? इसमें कर्म होता है। द्विकर्मक में एक से अधिक कर्म होता है। अकर्मक जो दिया गया है इसमें कर्म नहीं होता है, ठीक है। कर्म के आधार पर क्रिया के तीन भेद होते हैं: सकर्मक, द्विकर्मक, अकर्मक। द्विकर्मक में क्या होगा? एक से अधिक कर्म होगा, ठीक है। द्विकर्मक में एक से अधिक कर्म होगा। सकर्मक में एक कर्म होगा। अकर्मक जो दिया गया है इसमें कर्म बिल्कुल भी नहीं है। एक एक भेद को डिटेल में समझते हैं। सकर्मक क्रिया क्या है? जिस वाक्य में कर्म का आना या उसकी संभावना बनी रहती है, उस वाक्य की क्रिया को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर पहले आप समझ लीजिए, जिस वाक्य में कर्म का आना या उसकी संभावना बनी रहती है, या तो कर्म है वाक्य में या फिर कर्म आने की संभावना है, उसको हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। उदाहरण के रूप में दिया गया है, सुरेश पत्र लिखता है। सुरेश कौन है? करता है। काम क्या कर रहा है? लिखने का काम कर रहा है। क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। तो क्या सवाल करने पर हमें जवाब मिला? पत्र। तो ये सकर्मक क्रिया है। यहाँ पर पत्र जो है कर्म है, ठीक है। सकर्मक क्रिया का डेफिनेशन है कि जिस वाक्य में कर्म है या फिर कर्म होने की संभावना है, उसको हम सकर्मक क्रिया बोलेंगे। उदाहरण दिया गया, एक उदाहरण जैसे कि सुरेश पत्र लिखता है, तो सुरेश करता है, वो काम कर रहा है, लिखने का क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। तो क्या सवाल करने पर हमें जवाब मिला, इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया है। इस वाक्य में लिखने वाले सुरेश करता है, लिखा जाने वाला पत्र कर्म है, अतः लिखना क्रिया सकर्मक क्रिया है। जब हमें कर्म मिल जाए तो क्रिया जो है सकर्मक बने। इसी प्रकार पढ़ना, देखना, खाना, पीना, काटना, खोदना, गाना, ये सकर्मक क्रियाएं हैं। तो याद रखिए, पढ़ना, देखना, सोना। हाँ, यहाँ पर ये याद रखिए, सोना जो है सकर्मक नहीं है। सकर्मक क्रिया जो है, जहां पर आप सवाल कीजिएगा आपको जवाब मिलेगा। पढ़ना क्या पढ़ते हैं, देखना क्या देखते हैं, खाना क्या खाते हैं, ये सब का जवाब मिलेगा। लेकिन सोना, हंसना, ये सब सकर्मक नहीं है। सोना, हंसना, ये सब अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर हम सकर्मक पढ़ रहे हैं, और सकर्मक में क्या क्या दिया गया? पढ़ना, देखना, खाना, पीना, काटना, खोदना, गाना, ये सब एक एक सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। आपको जब भी ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग डेफिनेशन के साथ पढ़ते हैं, तो वहां पर उदाहरण को समझिए। उदाहरण के साथ साथ यहाँ पर जो दिया गया है कुछ शब्द, जैसे कि सकर्मक क्रिया वाले शब्द भी बहुत सारे यहाँ पर दिए गए हैं, उन शब्दों को भी अच्छे से ध्यान में रखिए, याद रखिए, एग्जाम में अगर आएगा आपका जिससे गलत ना हो आपसे। उसके बाद आगे देखिए, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया क्या है? जिस वाक्य में दो कर्म आते हैं, उस वाक्य की क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो जिस वाक्य में दो कर्म आते हैं, दो कर्म जिस वाक्य में आते हैं, उसको हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब उदाहरण देखिए, शिक्षक ने छात्र को इतिहास पढ़ाया। शिक्षक करता है,
किसको? छात्र को। क्या पढ़ाया? इतिहास पढ़ाया। तो छात्र एक कर्म है, इतिहास एक कर्म है। ठीक है। जिस वाक्य में दो कर्म आते हैं उस वाक्य की क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ पर दिया गया, शिक्षक ने छात्र को इतिहास पढ़ाया। यहाँ पर अगर आप देखिएगा, शिक्षक जो है ये आपका कर्ता है। शिक्षक ने पढ़ाया, किसको पढ़ाया? छात्र को पढ़ाया, एक कर्म मिला आपको। क्या पढ़ाया? इतिहास पढ़ाया। तो यहाँ पर दो दो कर्म है, इसलिए ये द्विकर्मक क्रिया का एक उदाहरण है। शिक्षक ने किसको पढ़ाया? छात्र को पढ़ाया। शिक्षक ने छात्र को क्या पढ़ाया? इतिहास पढ़ाया। दो दो कर्म मिला ना आपको। दो कर्म लेने वाली क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इसी प्रकार कहना, पूछना, देना, खिलाना आदि द्विकर्मक क्रियाएं हैं। तो यहाँ पर देखिए, दो कर्म वाली क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण दिया गया जैसे कि कहना, पूछना, देना, खिलाना, ये सब जो है द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट है, उदाहरण को याद रखना, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। अब इसके बाद देखिए अकर्मक क्रिया। हम सकर्मक पढ़ चुके हैं, द्विकर्मक पढ़ चुके हैं, अब अकर्मक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग रचना या बनावट के आधार पर क्रिया के दो भेद पढ़े थे, जो है एक मूल क्रिया, दूसरा है यौगिक क्रिया। उसके बाद हम कर्म के आधार पर क्रिया भेद पढ़े। कर्म के आधार पर क्रिया के तीन भेद होते हैं, सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक। सकर्मक और द्विकर्मक हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया अपने साथ कर्म नहीं ले सकती। तो अकर्मक क्रिया अपने साथ कर्म नहीं ले सकती। जिस वाक्य में कर्म नहीं है वो अकर्मक क्रिया के अंतर्गत जाएगा। और याद रखिए, सिर्फ कर्म नहीं है से नहीं चलेगा, बल्कि कर्म की कोई संभावना भी नहीं होगी, वहां पर हो जाएगा वाक्य आपका अकर्मक क्रिया। वाक्य में जो क्रिया है अकर्मक क्रिया के अंतर्गत रहेगा। बच्चे दौड़ते हैं, एक उदाहरण लिया गया अकर्मक क्रिया के लिए। बच्चे दौड़ते हैं। इस वाक्य में बच्चे क्या दौड़ते हैं या बच्चे किसको दौड़ते हैं? प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं। बच्चे दौड़ते हैं हम बोले, बच्चे क्या दौड़ते हैं या बच्चे क्या दौड़ते हैं? पहले तो सवाल कीजिएगा कि क्या दौड़ते हैं, इसके लिए जवाब नहीं मिला। किसको दौड़ते हैं, इसके लिए भी जवाब नहीं मिला आपका। तो ये क्या हो गया? अकर्मक के अंतर्गत गया, क्योंकि जब हमें जवाब मिलता है वो सकर्मक होता है, जवाब नहीं मिला वो अकर्मक के अंतर्गत जाए। इसी प्रकार अकर्मक का उदाहरण देख लीजिए, आना, जाना, भागना, तैरना, कूदना, रोना, हंसना, उठना, बैठना, ये सब एक एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है। इसमें से हमेशा क्वेश्चन में आता है, ये सबको याद रखिए, ये सब अकर्मक के अंतर्गत जाएगा। बैठना, उठना, हंसना, रोना, कूदना, तैरना, भागना, जाना, आना, ये सब अकर्मक है। तो ये तो गया कर्म के आधार पर क्रिया भेद। आगे हम जो पढ़ेंगे वो है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया भी सिलेबस में है। प्रेरणार्थक क्रिया देखिए, जिस क्रिया से यह स्पष्ट होता है कि कर्ता दूसरे की प्रेरणा से कार्य करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, प्रेरणार्थक क्रिया में क्या बोला गया कि जिस क्रिया से यह स्पष्ट होता है कि कर्ता दूसरे की प्रेरणा लेकर काम कर रहा है। ठीक है। कर्ता जो है दूसरे से प्रेरणा लेकर काम कर रहा है, वहां पर आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। जब कर्ता दूसरे से प्रेरणा लेकर काम करे तो उस वाक्य में जो भी क्रिया होगा वो आपका प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत रहेगा। इसके दो रूप होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया जो है इसके दो रूप होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया कि प्रेरणार्थक क्रिया जो है इसका मतलब होता है कि कर्ता जो है दूसरे से प्रेरणा लेकर काम करता है, दूसरे के प्रेरणा से कर्ता काम करता है, तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया का दो रूप बताया गया, एक है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखिए प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, इसमें कर्ता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है।
प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का मतलब है सीधा सीधा भाग लेना। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत कर्ता जो है प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है, लेकिन द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में बोला गया कि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेता, उसकी प्रेरणा से कोई दूसरा काम करता है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन के साथ याद रखिए। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में प्रत्यक्ष रूप से कर्ता भाग लेता है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता जो है प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेता, उसकी प्रेरणा से कोई दूसरा काम करता है, कोई दूसरा व्यक्ति कर्ता से प्रेरणा लेकर काम करता है। ठीक है, ये रहा दो रूप है, प्रेरणार्थक का दो रूप है, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। किसके बारे में क्या बोला जा रहा है ध्यान में रखिएगा। अब आगे देखिए, यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। प्रेरणा देने वाला को प्रेरक कर्ता कहते हैं। ठीक है, प्रेरणा देने वाले को प्रेरक कर्ता कहते हैं, प्रेरणा से काम करने वाले को प्रेरित कर्ता कहते हैं। प्रेरित कर्ता कौन है? जो प्रेरणा लेकर काम करे। जो प्रेरणा देने का काम करता है उसको प्रेरक कर्ता कहते हैं। प्रेरक कर्ता, प्रेरित कर्ता, दो आपका दिया गया है। आपको इसमें से क्या करना है? अगर दोनों में आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक याद रखिए, दो शब्द तो आपको याद रहेगा, प्रेरक कर्ता, प्रेरित कर्ता। डेफिनेशन इस तरह से याद रखिए, जो प्रेरणा देता है वो प्रेरक कर्ता होता है। तो प्रेरणा देने वाला कौन हो गया? प्रेरक कर्ता। बाकी बचा कौन सा? प्रेरणा से काम करने वाला। प्रेरणा से काम करने वाला वो अपने आप हो गया प्रेरित कर्ता। प्रेरक कर्ता हम उसको बोलेंगे जो प्रेरणा देने वाला है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब यहाँ पर उदाहरण में देखिए, मालिक नौकर से काम करवाता है। यहाँ मालिक प्रेरक करता है, काम कराता है कौन? प्रेरणा देने का काम कौन करता है? मालिक करता है। तो प्रेरक करता कौन हो गया? मालिक हो गया प्रेरक करता। मालिक नौकर से काम करवाता है, मतलब प्रेरणा कौन दे रहा है? मालिक दे रहा है ना, इसलिए मालिक जो है प्रेरक करता है। नौकर से काम करवाता है, यानी कि काम करने वाला कौन है? नौकर है। तो नौकर कौन हो गया? प्रेरित करता। एक है प्रेरक करता, दूसरा है प्रेरित करता। यहाँ पर मालिक नौकर से काम करवाता है आपका उदाहरण है, तो इसमें मालिक जो है प्रेरणा दे रहा है, इसलिए मालिक को प्रेरक करता बोलेंगे। काम कौन कर रहा है? नौकर कर रहा है, तो नौकर हो गया प्रेरित करता। अब कुछ नियम है, बहुत जरूरी है, नियम को याद रखना। मूल धातु में आना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। अब यहाँ पर क्या बोला गया? जो आपका मूल धातु है, यानी कि जो मूल रूप है, उसमें जब हम आना जोड़ते हैं तो वो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनता है, और उसी में जब वाना जोड़ देते हैं वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनता है। आना जोड़ते हैं कैसे? जैसे कि एक शब्द दिया गया उग, उग में आना जोड़ने पर उगाना बन गया। उगाना क्या है? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। हमें पता है पहले से कि आना हम किस में लगाते हैं? प्रथम प्रेरणार्थक में लगाते हैं। उग मूल धातु में आना लगाए, बन गया उगाना। उगाना प्रथम प्रेरणार्थक शब्द है। उसके बाद क्या है? वाना। वाना अगर हम लगाते हैं तो वो द्वितीय प्रेरणार्थक बनता है। उग शब्द दिया गया है, ये धातु है, मतलब क्रिया का धातु रूप है। उग में हम क्या किए? वाना लगा दिए, तो बन गया उगवाना। उगवाना जो है द्वितीय प्रेरणार्थक का एक उदाहरण है। उसी तरह से जैसे कि गिर दिया गया है, मूल धातु रूप है क्रिया का, इसमें हम आना प्रत्यय जोड़ने पर गिराना हो गया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। वाना जोड़ने पर गिरवाना बन गया, ये है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। उम्मीद है समझ में आया होगा, बहुत इजी है, उतना डिफिकल्ट नहीं है क्रिया, लेकिन आपको इसको बार बार थोड़ा पढ़ लेना है ताकि आपको याद रहेगा। सुन दिया है, सुन का प्रथम प्रेरणार्थक क्या होगा? सुनाना। द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होगा? सुनवाना। रूल्स को रिलेट करके क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएगा, जैसे कि दौड़ शब्द दिया है, उसका द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होगा? तो दौड़वाना हुआ। प्रथम प्रेरणार्थक क्या है? दौड़ाना हुआ। पहचानेंगे कैसे? पहचान करने के लिए, यह याद रखने के लिए कि दौड़ शब्द का क्या होगा? प्रथम प्रेरणार्थक। आपको रूल याद रखना है, आना जोड़ने पर प्रथम प्रेरणार्थक बनेगा, वाना जोड़ने पर द्वितीय प्रेरणार्थक बनेगा। इसके बाद दूसरा देखिए रूल, कुछ मूल धातुओं की प्रथम मात्रा का परिवर्तन करके आ के बदले में अ का इस्तेमाल
दीर्घ ई और ए के बदले में ह्रस्व ई का इस्तेमाल, दीर्घ ऊ और ओ के बदले में ह्रस्व ऊ का इस्तेमाल करके फिर उसमें आना जोड़कर प्रथम प्रेरणार्थक बनाना है, वाना जोड़कर द्वितीय प्रेरणार्थक बनाना है। यहाँ पर बोला गया मूल धातुओं की प्रथम मात्रा, ये धातु रूप है, प्रथम मात्रा कौन सा है, ओ लगा है प्रथम। तो यहाँ पर बोला गया कि आ के बदले में हम ओ का इस्तेमाल करेंगे, दीर्घ ई और ए के बदले में ह्रस्व ई का इस्तेमाल करेंगे, दीर्घ ऊ और ओ के बदले में ऊ का इस्तेमाल करेंगे। तो ओड जो दिया है ये ओ को हम परिवर्तन कर देंगे, ओ की जगह पे क्या आएगा, ऊ आएगा। ओढ़ लिखा है, इसमें हम ओ के बदले में ऊ करेंगे, फिर उसमें क्या जोड़ेंगे, आना जोड़ेंगे। तो ओढ़ से ऊढ़ हुआ, ऊढ़ में आना जोड़ने पर क्या हो गया, उढ़ाना। उसी तरह वाना जोड़कर द्वितीय प्रेरणार्थक हमें बनाना है। तो द्वितीय प्रेरणार्थक में वाना या आना, वाना जोड़ते हैं हम द्वितीय प्रेरणार्थक में, आना जोड़ते हैं प्रथम प्रेरणार्थक में। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आना और वाना जोड़ने से पहले हमें जो मूल धातु दिया है उसका प्रथम मात्रा में भी परिवर्तन करना है। कैसे प्रथम मात्रा में परिवर्तन हुआ, जैसे कि देखिए काठ दिया है, काठ शब्द है, इसका प्रथम मात्रा कौन सा है, आ है। आ की जगह पर हमें किसका इस्तेमाल करना है, ओ का इस्तेमाल करना है। काट की जगह पर क्या किए, ओ मतलब काट जो क में जो आ की मात्रा है उसकी जगह पर हम अ का इस्तेमाल किए, मतलब का क्या बन गया, को बन गया। को बनने के बाद में उसमें हम क्या लगाए, आना लगाए। काट से क्या बना, ये काट था, ये बन गया कट, है ना। तो कट में क्या किए, आना लगा दी, कट में आना लगाते ही बन गया क्या, कटाना बन गया। वाना लगाते ही कटवाना बन गया। इसको पूरा एंड तक देख लीजिएगा किस तरह से कैसे परिवर्तन होकर शब्द मूल शब्द में फिर आपका प्रेरणार्थक क्रिया रूप कैसे बन रहा है और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप कैसे बन रहा है, प्रथम प्रेरणार्थक रूप द्वितीय प्रेरणार्थक रूप कैसे बन रहा है मूल शब्द से। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा और तरीका सीख लीजिए, आपका गलत नहीं होगा। उसके बाद देखिए स्वरांत। स्वरांत का मतलब क्या है, बहुत ऐसे मूल धातु है जो स्वर में अंत हो रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में बोला गया कि स्वरांत धातुओं की प्रथम मात्रा का परिवर्तन करके, स्वरांत धातुओं की प्रथम मात्रा का परिवर्तन करके आ, दीर्घ ई और ए के बदले में हम ह्रस्व ई का इस्तेमाल करेंगे, दीर्घ ऊ और ओ के बदले में हम ह्रस्व ऊ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। स्वरांत यानी कि जो स्वर में अंत हो रहा है उसके बारे में बोला गया, उसका प्रथम मात्रा को हमें परिवर्तित कर देना है। प्रथम मात्रा को जो परिवर्तित करेंगे, कैसे परिवर्तित करेंगे, आ दीर्घ ई और ए के बदले में ह्रस्व ई का इस्तेमाल करेंगे, दीर्घ ऊ और ओ के बदले में हम ह्रस्व ऊ का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसमें क्या जोड़ना है, लाना जोड़कर प्रथम प्रेरणार्थक बनाना है, लवाना जोड़कर द्वितीय प्रेरणार्थक बनाना है। जैसे कि एक शब्द दिया गया आपका खा, ये अंत हुआ है आ मात्रा से, ठीक है। अब आ से जब ये अंत हुआ तो हमें बोला गया इसका प्रथम मात्रा, इसमें तो प्रथम मात्रा तो एक ही मात्रा है इसमें, तो हमें क्या करना है, इसी आ को परिवर्तन करना है। कैसे परिवर्तन करेंगे, आ का परिवर्तित रूप क्या होगा, ई होगा, ह्रस्व ई होगा। तो ये जो खा था आपका बन गया खी, ख में ह्रस्व ई, उसमें जोड़ दिए हम लाना, तो क्या बना, खिलाना। उसी तरह क्या है, ये खा जो है, खा में जो आ लगा हुआ है इसको ई करना है ह्रस्व ई, तो क्या बना, ख में ह्रस्व ई खी बना। इसमें जोड़ना क्या है, लवाना को जोड़ना है, तो क्या बन गया, खिलवाना बन गया। ये क्या है, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है। और एक उदाहरण भी लीजिए, जैसे कि दिया है दे, दिया है, दे में कौन सा मात्रा है, ए है। अब ए मात्रा के बदल में हमें किसका इस्तेमाल करना है, ह्रस्व ई का, तो दे की जगह पे हम क्या किए, दी लिखे। यहाँ देखिए दे में क्या किए, हम ए के बदले में ह्रस्व ई का इस्तेमाल करके प्रथम प्रेरणार्थक में क्या किए, द में ह्रस्व ई करने के बाद लाना जोड़ दिए तो दिलाना बना। द्वितीय प्रेरणार्थक में भी वही करना है, दे जो है ए के बदल में ई की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, फिर लवाना का लगा देंगे अंत में, लवाना लगाते ही वो क्या हो गया, दिलवाना बन गया। तो इस तरह से भी प्रेरणार्थक रूप बन सकता है। मूल धातु में हम लाना जोड़कर या लवाना जोड़कर भी प्रेरणार्थक बना सकते हैं। लाना से प्रथम प्रेरणार्थक होगा और लवाना से द्वितीय प्रेरणार्थक, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें उदाहरण ना देकर भी जो रूल दिया गया है ना, जो नियम है, उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। तो इसको अच्छे से समझकर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, 2-3 बार अगर आप लोग इसको
समझ लेते हैं। इसी वीडियो को अगर 2-3 बार आप लोग सुन लेते हैं, 2 बार भी अगर आप सुनते हैं, एक बार अगर बुक को पढ़ लेते हैं ना, फिर आप लोगों का एकदम आप भूलिएगा नहीं, बहुत अच्छे से याद रहेगा। आगे देखिए, कुछ धातुओं के दो दो रूप बनते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कुछ धातुओं के दो दो रूप बनते हैं। यहाँ पर दिया है, कह दिया है मूल धातु। प्रथम प्रेरणार्थक इसका होगा कहाना, कहलाना भी होगा। कह मूल धातु का प्रथम प्रेरणार्थक कहाना भी होगा, कहलाना भी होगा। द्वितीय प्रेरणार्थक कहवाना होगा, कहलवाना भी होगा। यहाँ पर क्या होता है, आपको एग्जाम में देगा कि कह का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखना है, और वहां पर क्या करेगा, कहाना लिखा होगा, कहलाना लिखा होगा, कहवाना लिखा होगा। आप लोग कंफ्यूज होकर क्या कीजिएगा, कहलाना को द्वितीय प्रेरणार्थक में टिक कर दीजिएगा। ऐसा अक्सर होता है, ये गलती नहीं करना है। आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कुछ ऐसे मूल धातु भी है जिनका प्रथम प्रेरणार्थक रूप 2 होता है, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप भी 2 होता है। बैठ जैसे दिया है, बैठ का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या है, बिठाना है। बिठलाना भी है। बिठवाना द्वितीय प्रेरणार्थक है, बिठलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिए, इससे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है एकदम भी कंफ्यूज नहीं होना है। एक एक कंसेप्ट को आराम से क्लियर करते हुए आगे बढ़िए। उसके बाद देखिए, कुछ क्रियाओं के प्रथम प्रेरणार्थक रूप नहीं बनते, जैसे खेना, खोना, गाना, ढोना, पिटना, भेजना, लेना। इनका प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनता ही नहीं है। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शब्दों को ही याद रखिए। ये जो क्रिया शब्द है लेकिन इनका प्रेरणार्थक रूप नहीं बनेगा, इसलिए इन शब्दों को एकदम याद कर लीजिए, याद रहेगा आपका। खेना, खोना, गाना, ढोना, पीटना, भेजना, लेना, इनका प्रथम प्रेरणार्थक रूप नहीं बनते। अब कुछ ऐसे क्रिया हैं जिनका प्रेरणार्थक रूप बनता ही नहीं है, मतलब ना ही प्रथम प्रेरणार्थक ना ही द्वितीय प्रेरणार्थक। वैसे शब्द कौन कौन से हैं, आना, गंवाना, गरजना, चाहना, जचना, जानना, जाना, पाना, पछताना, पुकारना, मिलना, रुचना, सोचना, होना। ये सब ऐसे शब्द हैं, मतलब ऐसे क्रिया शब्द हैं जिनका प्रेरणार्थक रूप बनता ही नहीं है। इन शब्दों को याद रखना बहुत जरूरी है। इनका प्रथम मतलब पहला वाला तो हम पढ़े जो उनका प्रथम प्रेरणार्थक नहीं बनता है। नीचे में जो हम जो पढ़ रहे हैं ये सब जो है, इनका बिल्कुल भी प्रेरणार्थक बनता नहीं है, ना प्रथम बनेगा ना द्वितीय प्रेरणार्थक बनेगा। यही तक है आपका प्रेरणार्थक। जब प्रेरणा लेकर कार्य किया जाए तो वो प्रेरणार्थक के अंतर्गत जाएगा। यहाँ पर प्रेरककर्ता के बारे में हम पढ़े हैं, प्रेरितकर्ता के बारे में हम पढ़े। प्रेरककर्ता जो है, जो प्रेरणा देने वाला है उसको हम प्रेरककर्ता बोलेंगे। जिससे प्रेरणा लेकर कोई काम करता है उसको हम प्रेरितकर्ता बोलेंगे। और जो प्रेरणार्थक क्रिया जो है, इसके 2 रूप होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। आना जोड़कर और वाना जोड़कर हमारा प्रेरणार्थक रूप बनता है। आना से प्रथम प्रेरणार्थक, वाना से द्वितीय प्रेरणार्थक। उसी तरह और भी दिया गया है, लाना, लवाना। लाना से प्रथम प्रेरणार्थक, लवाना से द्वितीय प्रेरणार्थक बनता है। कुछ मात्रा में भी परिवर्तन किया जाता है, उसको ध्यान में रखिएगा। कुछ ऐसे शब्द हैं, ऐसे मूल शब्द होते हैं जिनका प्रेरणार्थक रूप 2-2 होता है, मतलब प्रथम प्रेरणार्थक भी 2 है, द्वितीय प्रेरणार्थक भी 2 है। उसके बाद कुछ ऐसे क्रिया शब्द होते हैं जिनका प्रथम प्रेरणार्थक रूप नहीं बनते हैं, द्वितीय प्रेरणार्थक सिर्फ होते हैं। फिर ऐसे शब्द भी हम पढ़े, ऐसे क्रिया शब्द को भी हम पढ़ चुके हैं जिनका द्वितीय प्रेरणार्थक या प्रथम प्रेरणार्थक बिल्कुल नहीं होता है, मतलब उनका प्रेरणार्थक रूप बनता ही नहीं है, ना द्वितीय बनता है ना प्रथम प्रेरणार्थक बनता है। आगे देखिए, एक है मिश्र क्रिया। सिलेबस में आपका दिया है मिश्र क्रिया, नामिक क्रिया। तो मिश्र क्रिया, नामिक क्रिया के बारे में 9 और 10 का बुक में नहीं है, ठीक है। इसको आप लोग लेकिन समझ के रखिए अगर इससे क्वेश्चन आया। मिश्र क्रिया के अंतर्गत पहला अंश संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण का होता है तथा दूसरा अंश क्रिया का होता है। मतलब मिश्र क्रिया में पहला अंश जो होगा वो संज्ञा होगा, विशेषण होगा, क्रिया विशेषण हो सकता है, और दूसरा अंश जो है क्रिया है। उदाहरण के रूप में हम देखेंगे, पहले हम देखते हैं संज्ञा, ठीक है। संज्ञा से कैसे बना है आपका मिश्र क्रिया।
तो पहला अंश इसका क्या होगा? संज्ञा होगा, जैसे कि याद। आना जो दिया है ये आपका दूसरा अंश है जो क्रिया है। दोनों मिलकर बना याद आना, ये आपका मिश्र क्रिया है। उसी तरह भूख जो है ये पहला अंश है क्रिया का, और भूख संज्ञा शब्द है। लगना क्रिया शब्द है। पहला आपका होना चाहिए संज्ञा या विशेषण या क्रिया विशेषण होगा पहला अंश, दूसरा अंश क्रिया होगा। तो यहाँ पर पहला अंश जो है वो आपका संज्ञा है भूख, लगना क्रिया शब्द है, दोनों मिलकर बना भूख लगना, ये मिश्र क्रिया है। उसी तरह विशेषण का अंश वाली, ठीक है, विशेषण अंश वाली मिश्र क्रिया। पहला अंश जो है विशेषण है, जैसे कि बुरा लगना क्रिया है, तो बुरा लगना क्या हो गया? मिश्र क्रिया। सुंदर जो है विशेषण है, ये पहला अंश है। दूसरा अंश दिखना दिया है, दिखना जो है क्रिया शब्द है। दोनों मिलकर बना सुंदर दिखना, ये आपका मिश्र क्रिया है। इसमें इतना याद रखिए, पहला अंश जो है वो विशेषण हो सकता है, क्रिया विशेषण हो सकता है, या फिर संज्ञा हो सकता है। दूसरा अंश आपका क्रिया। क्रिया विशेषण से जो बना है मिश्र क्रिया, वो कुछ इस तरह से है, जैसे कि बाहर और आपका क्रिया शब्द बन गया करना। बाहर जो है क्रिया विशेषण है, करना हो गया क्रिया शब्द, दोनों मिलकर बना बाहर करना, ये मिश्र क्रिया है। उसी तरह भीतर जो है आपका क्रिया विशेषण है, करना जो है आपका क्रिया है, तो भीतर करना हो गया शब्द आपका। भीतर करना जो है ये मिश्र क्रिया का उदाहरण है। तो यहीं तक था, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं पर कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछिए। पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, और कोई भी एक पार्ट को स्किप नहीं कीजिए। अगर किसी को ये लगता है कि इतना कम टाइम है, अभी मान लीजिए पेडागोजी आपका सही से नहीं हुआ है, या कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ यूनिट्स को स्टार्ट भी नहीं किए हैं, तो उनको मैं यही बोलूंगी कि आप लोग इक्वली सबको टाइम दीजिए। अगर सच में आपका पेडागोजी पार्ट बिल्कुल कंप्लीट नहीं है, एक दिन के लिए हिंदी से ब्रेक लीजिए, पेडागोजी को पूरा एक दिन पूरा टाइम दीजिए पेडागोजी को। और आप में से अगर कोई ऐसे हैं जो ग्रामर पार्ट आप अभी तक बचा हुआ है आपका जो कवर नहीं है, उसको एक दिन टाइम दे दीजिए, सबसे हटकर सिर्फ उसी को टाइम दीजिए, ताकि वो आपका जल्दी से कवर हो जाए। फिर सबको इक्वली टाइम दीजिए। जैसे भी करके, जो भी करके, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो हर पार्ट का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, हर पार्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बहुत ज्यादा क्लियर ना हो, लेकिन फिर भी आपको पता हो उसके बारे में, और किसी एक पार्ट को भी स्किप करके नहीं जाइए। आप कम टाइम देकर पढ़िए, लेकिन उसको पढ़िए जरूर। किसी एक पार्ट को स्किप नहीं कीजिए, नहीं तो स्कोर जो है एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और सब मिलाकर आपका स्कोर बनता है। किसी एक पार्ट को अगर आप स्किप कीजिएगा ना, आपका स्कोर जो है इंक्रीज होना बहुत मुश्किल है। आप लोगों को पता नहीं है, आप सबके बीच में ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं जो जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट ये है, लेकिन वो पहले से तैयारी 1-1.5 साल से कर रहे हैं, तैयारी थर्ड आरएसटी के टाइम से है। उनको भी टक्कर देना है ना, इस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। और बहुत ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो लास्ट टाइम एग्जाम दे चुके हैं, उसके बाद इस बार देंगे, उनको भी ध्यान में रखिए। ये सबको पढ़ते वक्त हमेशा इन सब के बारे में सोचिए। आप देखिएगा, आप सही तरह से पढ़ पाइएगा, ज्यादा टाइम बैठ के पढ़ पाइएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए। कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप करके जरूर बताएं।